आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसको लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये पुरज़्म है कि उन्हें कुछ न कुछ बेहतर मंजरनामा देखने को मिलेगा। पहली तो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के मामले के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट के केस का एक तफसीली फैसला जारी हुआ है। ये 30 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला है जो जस्टिस एस एम अतीक शाह ने तहरीर किया। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच से 14 मार्च को ये मुख्तसर फैसला सुनाया था और पेशावर हाई कोर्ट के पास सूबे तक मखसूस नशिस्तों के केसेस सुनने का इख्तियार है। ये उस तफसीली फैसले में लिखा है क्योंकि इब्तदाई तौर पे दायरे इख्तियार के ऊपर बात हुई थी कि आप इसके ऊपर केस नहीं कर सकते या इसके ऊपर समाअत नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन का दीगर सियासी जमातों में तफसीली फैसले में लिखा है कि दीगर सियासी जमातों में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो खवातीन मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। मुकर्रा वक्त गुजरने के बाद मखसूस नशिस्त की लिस्ट जमा नहीं कराई जा सकती, ये तफसीली फैसले में लिखा है क्योंकि इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लगता था कि पेशावर हाई कोर्ट से उनके हक में फैसला आएगा। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त दायर की थी, फिर सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त को वापस ले लिया गया था। पेशावर हाई कोर्ट में ही उसे मामले को रखा गया था ताकि बाद में कल अपील के तौर पर वहां पे जाया जा सके। दरखास्त गुजार की जानिब से ये एतराज भी उठाया गया कि मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों में तकसीम नहीं हो सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है, इसलिए ये दरखास्त खारिज की जाती है। पेशावर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला ये जो जारी किया, अब उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या एम रखती है, उसका मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में खान साहब की तलबी के हवाले से भी बात की जाएगी। कुछ केसेस को यकजा किया जाएगा, एक तो प्री पोल रैगिंग को भी यकजा किया जाएगा, फिर आफ्टर पोल रैगिंग के हवाले से जो दरखास्तें हैं उसके ऊपर भी बात होगी और साथ में ये जो मखसूस नशिस्तें हैं इन तमाम केसेस को यकजा करके उसमें बनाया जाएगा कि ये इमरान खान की तरफ से भी दरखास्तें हैं और इमरान खान ने हामिद खान के तवस्सुत से जो दरखास्त जमा करवाई हुई है उसमें उसको यकजा करने की दरखास्त करते हुए इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में बुलाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर जारी करवाएंगे। वो ये समझते हैं कि अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोई बात नहीं बन रही तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ मुआशी मंजरनामे को देखें तो फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। इस वक्त 58 अरब रुपए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो तजारती कर्जा है वो है। पेट्रोलियम मसनूआत पे टैक्स का फर्क तकरीबन 10 खरब रुपए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल यानी सिफ्स के आला हुकाम के सामने पेश करदा एक प्रेजेंटेशन, उसमें इंकशाफात ये किया गया है। अब इस हुकूमत के अगले गोल चेक करें। 2022-23 के दादो शुमार की बुनियाद पर सालाना बुनियादों पर जमा किए जाने वाले टैक्स और असल टैक्स के दरमियान फर्क जो है वो जीडीपी के तकरीबन 6.9% होने का तखमीना लगाया गया है, जो 58 खरब रुपए के बराबर बनता है। स्मगलिंग, टैक्स चोरी और दीगर जराए से पेट्रोलियम मसनूआत पे टैक्स का जो फर्क है वो सालाना बुनियादों पे 996 अरब रुपए के लगभग रहने का तखमीना। अगर रिटेल सेक्टर की बात करें तो रिटेल सेक्टर के टैक्स का फर्क का तखमीना जो है वो 888 अरब रुपए है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की अगर बात करें तो 562 अरब रुपए है। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स आईपीपीज जो है वो 498 अरब रुपए है। स्मगल शुदा अशिया जो है वो 355 अरब रुपए है। बरामदात जो है वो 342 अरब रुपए है और रियल स्टेट का 148 अरब रुपए सालाना बुनियादों पर तखमीना है। कितने सालों से ये होता आ रहा है, कितनी बार हुकूमत में आए लेकिन ये फर्क खत्म नहीं कर सके। दीगर जमरों में एफपीआर ने सालाना बुनियादों पर आमदन के फर्क का तखमीना 16 खरब रुपए लगाया और सेल्स टैक्स में रेवेन्यू का सबसे ज्यादा फर्क मौजूद है और कुछ अंदाजे ये बताते हैं कि ये सालाना बुनियादों पे 29 खरब रुपए तक जा सकता है। अंडर इनवाइसिंग और स्मगलिंग समेत सालाना बुनियादों पे कस्टम्स में फर्क का तखमीना जो है वो तकरीबन 600 अरब रुपए बनता है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी आईएमएफ ने अपनी तशखीसी रिपोर्ट में यह तज्जिया किया है कि पॉलिसी की सतह पर टैक्स का फर्क बहुत ज्यादा नहीं है और ये जीडीपी के ज्यादा से ज्यादा 12.9% तक जा सकता है। पीएम और एसआईएफसी को दी गई इस प्रेजेंटेशन में यह भी तज्जिया किया गया है कि मुल्क की कुल आमदनी जो है और अखराजात के दरमियान जमा किए जाने वाले टैक्स और असल टैक्स के दरमियान जो फर्क किस तरह सामने आया, यह जाहिर करता है कि मजमुई कौमी महसूलात जो है यानी मजमुई तौर पे जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है कौम से और जीडीपी के हिसाब से अखराजात के दरमियान एक वाज़ेह फर्क दिखाई देता है। विफाकी टैक्स रेवेन्यू जीडीपी का 9.1% है जबकि विफाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू जीडीपी का 1.2% है और जीडीपी में सूबाई टैक्सेस का हिस्सा जीडीपी के 1% के करीब है। कुल आमदनी अगर लगाए तो वह जीडीपी का 11.4% है।
अखराजात के महाज के ऊपर वफाकी अखराजात जो हैं वो जीडीपी का 12.9% का तनासुब बनता है, जबकि जीडीपी के सूबाई अखराजात जो हैं वो 6.1% के करीब है। इसी तरह जीडीपी के कुल अखराजात अगर देखे जाएं तो वो जीडीपी के 19% तक पहुंच चुके हैं। मुल्क की कुल आमदनी को अगर देखें और अखराजात के दरमियान देखें तो जीडीपी का 7.6% का ये फर्क बनता है। और जमा किए जाने वाले टैक्स और असल टैक्स के दरमियान फर्क के खला को अगर रसाव को खत्म करके, यानी जितना गैप वो बनता है अगर उसको खत्म करके पूरा किया जाए तो सालाना बुनियादों पर जीडीपी के 5.8% कौमी खजाने को पुर किया जा सकता है। इस मालियाती फर्क को मालियाती खसारा कहते हैं और इसके माली आनत मुल्की और बैरूनी रास्तों से कर्जे के जरिए की जाती है। हम क्या बनेंगे, क्या बेहतरी की तरफ जाएंगे? यानी मैं वो जो बातें जो असल में करनी है अगर वो करने लगूं और ये चीजें ना बताऊं तो अवाम को पता चले कि मुल्क इस वक्त क्या है। मुल्क कर्जों के जाल में डूबा हुआ है। नाजुक मालियाती पोजीशन को मद्देनजर रखें तो हुकूमत जो है वो फेडरल पॉलिसी बोर्ड, टैक्स पॉलिसी ऑफिस की अलहदगी, ज्वाइंट वैल्यूएशन, कस्टम्स और अगर बात करें तो इनलैंड रेवेन्यू की अलहदगी, नादरा के साथ तावन, PRAL की तंजीमें नौ, डिजिटल इनवाइसिंग, SWAPS, ताजिर दोस्त रिटेलर स्कीम, दस्तावेजी कानून, जदीद गवर्नेंस का ढांचा और निगरानी बोर्ड के जरिए FBR की तंजीमों के मंसूबे बना रही है। लेकिन यहां पे तो कुछ ये भी है कि जो कहते हैं कि FBR का ही खात्मा कर दें तो आपके लिए कुछ बेहतरी हो सकती है। अब आप ये देखें कि जो कौमें पेट्रोल की कीमत बढ़ने की खबर के पेश नजर पेट्रोल स्टेशन का रुख कर लें और सड़कों का रुख ना करें, वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती, उनके हालात ही नहीं बदल सकते। आप ये देखिए, मैं हूं, मेरी आमदन मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपया है और मैं 1 लाख के ऊपर टैक्स देके, यानी टैक्स की अदायगी करके अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। यानी मैं अशियाए खुरनोश की खरीदारी करता हूं तो उस पर टैक्स देता हूं। मैं फल खरीदता हूं तो फल वाले जो हैं वो पेट्रोल खर्च करके, ट्रांसपोर्ट का खर्च करके वो उसका किराया उसके अंदर डालते हैं और वो मुझसे वसूल करते हैं। मैं अपना रेंट देता हूं तो रेंट वाला जिसको मैंने देना है तो वो अपने टैक्सेस का हिसाब लगाएगा कि ये कितने टैक्सेस बढ़ गए हैं तो उस हिसाब से रेंट होंगे, तो यानी उसके टैक्स भी मैं पे कर रहा हूं। मैं हर उस चीज पे टैक्स पे कर रहा हूं जो चीज मैं खरीदारी के लिए घर पे ला रहा हूं। लेकिन अगर कर्जा मिलेगा, हम तो ये कहते हैं ना कि कर्जे से सूरत हाल बेहतर होगी, किसी हद तक इस्तेहकाम होगा, कर्जे की हमें बहुत जरूरत है। कर्जा आएगा तो क्या होगा? कर्जा आएगा तो मैं जो किराया दे रहा हूं मुझे उसके अंदर भी इजाफा करना पड़ेगा। कर्जा आएगा तो अशियाए खुरनोश की खरीदारी करूंगा, उसके ऊपर टैक्स लगेंगे, मुझे उसके ऊपर भी पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। कर्जा आएगा तो पेट्रोलियम की मद में पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि उस पर लेवी और 18% सेल्स टैक्स लग जाएगा। कर्जा आएगा तो बिजली की मद में हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। कर्जा आएगा तो तवानाई के सेक्टर में जो बहरान आ रहा है उसकी वजह से हमें ज्यादा पैसे अदा करना पड़ेंगे। यानी मेरी तनख्वाह 1 लाख ही होगी और अगर मैं 1 लाख में अभी मैनेज कर रहा हूं या मेरा 20% अभी खसारा हो रहा है, जिस तरह मुल्क की खसारा हो रहा है तो आवाम का भी तो खसारा हो रहा है कि यानी जो जिनके जितने अखराजात हैं उस तरह से उनकी आमदन नहीं है, तो मेरा खसारा हो रहा है 20,000 का। अब जब कर्जा ले लिया जाएगा तो मेरा खसारा जो है वो 50,000 पे पहुंच जाएगा। मुझे क्या फायदा कर्जे का? कर्जे का फायदा है इनको कि जिनको गाड़ियां मिलनी है, जिनको पेट्रोल अलाउंस मिलना है, जिनको हाउस अलाउंस मिलना है, जिनको PIA की फ्री टिकट्स मिलनी है, जिनको TADA मिलना है, जिनके खाने के अखराजात होने हैं, जिनके प्रोटोकॉल के अखराजात होने हैं, सारा फायदा तो इनको होना है। लेकिन इन्होंने लाइन लॉसेस में कमी वाकई नहीं करनी। जो चोरी कर रहे हैं बिजली उनको नहीं पकड़ना, पकड़ना हमें है। इन्होंने क्या नाम है, तवानाई के सेक्टर में बेहतरी नहीं लेके आनी, IPP से अपनी जान नहीं छुड़ानी। इन्होंने मुल्क के अंदर प्राइस कंट्रोल कमेटीज को फाल नहीं करना। इन्होंने निगहबान रमजान पैकेज के नाम के ऊपर सिर्फ तस्वीरें बनानी है और अपनी मर्जी से जाके वो पैकेज तकसीम कर देने या सेल कर देने। मुल्क की बेहतरी के लिए इकदाम नहीं उठाने और सारे का सारा मलबा हमारे सर पे। फिर वो दिन याद रखें कि जिस दिन लोग जो हैं वो गुलदस्ते उठाए हुए सुप्रीम कोर्ट के बाहर होंगे या अडयाला के बाहर होंगे, क्योंकि ये दिन करीब है। 30 मार्च को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे का ऐलान करती है तो उसमें वो भी लोग होंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हैं, PMLN वाले हैं। ये जितना आपने उनको दबाना है, आपको लगता है 105 रुपए आप समरी भिजवा के पेट्रोल की कीमत में इजाफे की लोगों की हिमायत ले लेंगे? कतई तौर पे नहीं लेंगे। ये सारे लोग वहां पे होंगे, ये सारे लोग जो हैं ये वहां पे नारे लगा रहे होंगे, ये सारे वहां पे कह रहे होंगे कि अंदर वाले को बाहर निकालें, उसे बरसर इक्तदार बैठाएं। ये
जाके इल्तिजाएं कर रहे होंगे कि अदालत के बाहर कि अगर आपने रात को अदालतें खोली थी किसी के लिए तो आप इनके लिए भी खोलें। अगर आप दूसरों के लिए आप इलेक्शन करवा सकते हैं तो उसकी गारंटी को भी मुमकिन बनाएं कि साफ और शफाफ हुए थे। ये हमारे सर के ऊपर जो मुसल्लत हुए हैं, ये जो कर्जे ले रहे हैं, इनसे पूछें, जवाबदेही करें। वो दिन दूर नहीं है, ये सारे बाहर जमा होंगे और फिर वो इस मुल्क के अंदर अगर बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि ये व्लॉगर जो हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर जो हैं, ये प्रोग्राम्स में हैं, ये बातें करते हैं कि खान बाहर आ जाएगा, खान आज नहीं तो कल बाहर आ जाएगा, खान तगोदो करेगा, तो ये सारे जो हैं गलत बातें करते हैं। मुझे ये बताएं कि जब एवनफील्ड रेफरेंस के अंदर, अल अजीजिया रेफरेंस के अंदर मियां नवाज शरीफ को सजा हो रही थी तो कोई कहता था ये सजाएं खत्म हो जाएंगी? कोई उस वक्त बातें करता था कि ये सजाएं खत्म होकर बरसर इक़्तिदार आ जाएंगे? जो लोग उस वक्त बातें करते थे उनको कहते थे, लह भाई ये अभी भी मियाँ का साथी है, मियाँ की बात कर रहा है। जब जरदारी साहब जेलों में गए थे, जब मुख्तलिफ लोग जिनके ऊपर सजाएं हो रही थी, कोई सोच सकता था उस वक्त कि ये सजाएं खत्म हो जाएंगी, ये इवन बरी हो जाएंगे इनमें से? नहीं सोच सकते थे। सारे हुए उसी की बुनियाद पे, उसी मुल्क में ना। हम कहीं जाके फ्रैंकफर्ट में तो बस नहीं गए, हमें मॉरिशियस की शहरियत तो मिल नहीं गई, हम पाकिस्तान के अंदर ही हैं। वही निजाम है जिस निजाम के तहत इलेक्शन से पहले स्पीडी ट्रायल हम देखने को देखते थे और इलेक्शन के बाद वही लेजी ट्रायल के अंदर तब्दील हो गए। वही पाकिस्तान, उसी पाकिस्तान में जब खल्के खुदा एक दिन उठेगी तो ये सारी बातें हैं जो आपको इस वक्त शायद सुर्खियों में दिखाई देती हैं और आपको ये लगता है कि सिर्फ झूठ है, फ्रॉड है, एक लिबादा है। यही जब सच होती आपको दिखाई देंगी तो तब जहनी बलूगत का अंदाजा हो चुका होगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।